नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज हमारी लगातार चल रही है। पिछले वीडियोस भी आप अगर देख पाइए तो बिल्कुल देखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। सो उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीबी किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक, तो एक फर्स्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी रिलीज़ किया था नवंबर 2021 में नीति आयोग ने। ठीक, और इसी के साथ साथ ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल वाला इंडेक्स आता है पॉवर्टी का, ये रिलीज़ करता है यूएनडीपी, ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे फिलहाल नीति आयोग के हिसाब से जो हमारा इंडेक्स रिलीज़ हुआ है जिसमें पुडुचेरी है, ठीक है, यूटी की कैटेगरी में, तो ऑप्शन हम जो सी है इसको चूज करेंगे। अगला देखिए, चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो ये जो हमारा फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कह लीजिए आया है, ये भी नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। ठीक, इसमें टेक्निकल असिस्टेंस ली है इन्होंने वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी। और इसमें 3 कैटेगरी में स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया गया है बेसिकली, जिसमें लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूटी। ठीक, तो लार्जर वाले में हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, स्मॉलर में है मिज़ोरम और यूनियन टेरिटरी में है दिल्ली। ठीक, तो यहाँ पे जो हमसे स्मॉल स्टेट्स में पूछा है तो ये मिज़ोरम हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों का मानदेय प्रतिमाह बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है। ठीक, तो जो एक यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है, ये अब कर दिया गया है 5,000 रुपये। ठीक, जो ग्राम प्रधान होते हैं तो प्रति ग्राम प्रधान 5,000 रुपये की ये मानदेय जो है इसको किया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं। ठीक, तो देखिए अभी जो हाल ही में गणतंत्र दिवस के पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो जिसमें कि टोटल अगर हम देखें सभी कैटेगरीज को मिला के तो ये नंबर है 34 महिलाओं की संख्या है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2022 के पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे पोस्टमसली जो अवार्ड दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स, इसमें टोटल संख्या है 13। ठीक, लिस्ट जितनी भी है ये एक बार जरूर आप देखें। फिलहाल ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट है। पद्म पुरस्कार 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला जी जो हैं, तो इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, तो अब इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन में ये काफ़ी चर्चा में रहे साइरस पूनावाला जी, और इनको यहाँ पे अवार्ड किया गया है पद्म भूषण से। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पद्म पुरस्कार 2022 में देवेंद्र झाझरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो देवेंद्र झाझरिया बेसिकली इनको आप जानते ही होंगे, ये पैरालंपिक्स टोक्यो पैरालंपिक्स में अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। ठीक, और इससे पहले भी ये 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में यहाँ पे इनको मेडल मिला था, और अभी इसमें पद्म पुरस्कारों में इनको जो है पद्म भूषण दिया गया है इन्हें भी। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पद्म पुरस्कार 2022 में पार्श्व गायक सोनू निगम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोनू निगम जी जो हमारे सिंगर हैं इनको मिला है पद्मश्री। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखें, पद्म पुरस्कार 2022 में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में, और इनको जो है पद्मश्री से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में चौथा राज्य सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, और इसका जो टाइटल है ये है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ठीक, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
अगला भी देखिए, फोर्थ जो हमारा स्टेट हेल्थ इंडेक्स है इससे संबंधित है। तो पूछ रहे हैं कि इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया है। तो अभी तो जो 2021 में आया चौथा था, और पहला आया था 2017 में। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि यह कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो गंगा एक्सप्रेसवे बेसिकली बन रहा है मेरठ से प्रयागराज के बीच में। एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ऑलमोस्ट 594 किलोमीटर्स इसकी जो लेंथ है वो होगी। ठीक, और ये गुजरेगा यहाँ पे 12 जिलों से, जिसमें आपका ज़िले अगर हम देखें तो मेरठ, फिर आपका जो हो जाएगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, फिर आएगा बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, फिर रायबरेली, तो उसके बाद आपका प्रतापगढ़, और उसके बाद प्रयागराज में जो NH2 है वहाँ पे बाईपास करता जो सिटी से, वहाँ पे आके ये एंड हो जाएगा। ठीक, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो इस महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था। ठीक है, तो अभी जो ये 7वां वाला हुआ है फिलहाल, ये पणजी गोवा में हुआ है दिसंबर 2021 में, और इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2015 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, हाल ही में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इस परियोजना से कुल कितने जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो स्टार्ट हुई थी, हमने पहले भी आपको बताया था, दिसंबर में इन्होंने मोदी जी ने किया था बलरामपुर ज़िले से। ठीक, ये लगभग 9800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और अभी इससे जो कुल मिला के हमारे जो ज़िले लाभान्वित होंगे इनकी संख्या है 9। ठीक, अब इन 9 जिलों में कौन कौन से ज़िले हैं, तो जैसे एक बार देख लीजिए, आपका इधर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फिर है सिद्धार्थनगर, बस्ती, फिर संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक, तो ये सब जिले इससे लाभान्वित होंगे। बी ऑप्शन हमारा जो था करेक्ट है इसमें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। ठीक है, तो इस परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी। तो अभी दिसंबर के महीने में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह हुआ, और यहाँ पे जो कह लीजिए फर्स्ट फेज़ है उसका यहाँ पे लोकार्पण किया गया, और इसका जो प्रोजेक्ट जो आधारशिला रखी गई थी ये मार्च 2019 में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके लिए। हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 में टॉप 10 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस स्टेशन शामिल हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो पहले ये देखिए, जो पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 आई है ये रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है केंद्र सरकार का। एनुअली ये टॉप 10 पुलिस स्टेशंस की रिपोर्ट जो है ये देते हैं, इंडेक्स एक तरीके से कह लीजिए रैंकिंग। और इसमें जो इस साल फर्स्ट स्टेशन रहा दिल्ली का सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन। ठीक है, और संयोग की बात है उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस स्टेशन इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देख लीजिए, बता ही दिया आपको पहले, फर्स्ट प्लेस पे कौन सा रहा है इस पुलिस स्टेशन रैंकिंग में, सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय ITEP की शुरुआत किस शैक्षणिक सत्र से करने की घोषणा की है अभी। ठीक है, तो ITEP बेसिकली है इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके अंडर में भी ये इस तरीके का प्रावधान किया गया था, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, मतलब कि 2022 से 23 वाले के लिए। अब इसमें जो 4 साल का ये कोर्स होगा, तो इसी में जो मिनिमम डिग्री कह लीजिए टीचर बनने के लिए ये वाली अब घोषित की जा रही है कि अब ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करिए, जिसमें कि BA या फिर BSc के साथ ये B.Ed भी हो जाएगा। तो 4 साल में दोनों कोर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं आपके, वैसे करते हैं तो 5 साल लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये, और ये जो हमारा स्टेशन है ये है मणिपुर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, हाल ही में डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई। अब इसकी सह अध्यक्षता किसने की ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया एंड आसियान नेशंस के अंतर्गत एक
इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 जो है इसमें अप्रूव हुआ है, जो कि ये सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ठीक है। और इसको जो इस मीटिंग को चेयर किया है वर्चुअली बेसिकली ये मीटिंग हुई, और इसमें इंडिया की तरफ से यहाँ से देवू सिंह चौहान जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में, ठीक। और यहाँ पे ये जो एडमिरल तियान आंग सांग है ये म्यांमार के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ठीक। तो इन दोनों ने कह लीजिए दोनों ही को चेयर किया, दोनों ने लोगों ने इस मीटिंग को, तो सी ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला देखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको IREDA, ठीक, इरेडा भी यहाँ कह लीजिए, और किस कंपनी ने एक रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सोलर पैनल्स रूफटॉप वगैरह पे लगाए जाते हैं, तो इस तरीके की एक यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ठीक। ये जो हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, दूसरा ये है, ठीक। तो इन दोनों के बीच हुआ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में कौन सा देश उभरा है, ठीक। तो जो भारतीय पोमोग्रेनेट है, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट डेटा के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश जो है टॉप डेस्टिनेशन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें लोकसभा सचिवालय ने निम्न में से कौन सा एक नया ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, ठीक। और इसको भी ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस ऐप का यूज़ करके बेसिकली जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं आपके हाउसेज में क्या हो रहा है, और पुरानी 1947 से लेके अब तक की जो भी प्रोसीडिंग्स है उससे संबंधित डेटा है, अभी जो लेटेस्ट हमारा बजट इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब की प्रोसीडिंग्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल विमान पायलट कौन बनी है, ठीक है। तो राफेल फाइटर जेट जो है यहाँ पे इसकी फर्स्ट वुमेन जो पायलट बनी है परेड में शामिल होने वाली, ये हैं शिवांगी सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से जो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये TX2 अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, इनकी जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है उसको डबल करने के लिए फ्रॉम द ईयर 2010, और ये स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए हम जो है इसको करेक्ट करेंगे। हाल ही में 12वां हैदराबाद साहित्यिक फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है, और इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ठीक। तो यहीं से घटा लीजिए, प्रतिवर्ष होता है, 2010 में पहला आयोजन हुआ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है 2022 के लिए अभी ये एप्पल है, ठीक, जिसके मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं आप, लैपटॉप वगैरह, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में CHIRU 2Q22 संयुक्त अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। तो एक तो पहले यही ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज का जो नाम है, अब चीरू शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं CHIRU TQ22, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2022 दे दिया जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली, इसमें ईरान, रशिया और चाइना, ठीक, ये तीनों लोग शामिल हैं, और एक गल्फ ऑफ ओमान में इस एक्सरसाइज को किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में किस भारतीय को नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा जो अवार्ड मिला है SK सोहन रॉय जी को मिला है, इंडिया के हैं, ये केरल के, और बेसिकली इनको मिला है जो इनके एफर्ट्स रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स कह लीजिए, ठीक है, किस क्षेत्र में, बिजनेस एंड फिल्म्स, ठीक है। और ये CEO भी हैं, एक कंपनी है इनकी एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, एक बार सर्च कर लेंगे आप, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और ये अवार्ड सेरेमनी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई इटली में हुई थी, ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे,
इन द सेशन ऑफ 1958 टू 59, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है फर्स्ट बजट जो है पेश किया, और इनके साथ साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने बजट पेश किया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे छोटा बजट भाषण का रिकॉर्ड तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1977 में सिर्फ यहाँ पे देखना है कितने शब्दों वाला बजट भाषण दिया था, ठीक है। तो ये इन्होंने 1977 में एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया था, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट करीब 800 शब्दों का बजट भाषण था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो बजट की स्पीच होती है अराउंड 90 मिनट से लेकर 120 मिनट के आसपास तक होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है एक तरीके से कहिए, पर यहाँ पे जो मिनिमम रिकॉर्ड है अभी तक का ये इन्हीं के नाम है। बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द बतौर वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के दिए गए बजट भाषण में कुल कितने शब्द थे ये बताना है, ठीक। तो सर्वाधिक शब्दों के हिसाब से ये जो शब्द थे इसमें इस वाले बजट में 18,650 शब्द, ठीक। और इसके बाद सेकंड पोजीशन जो है 2018 में ये अरुण जेटली जी ने जो बजट पेश किया ये अराउंड 18,604 शब्दों का था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, और ये देखें तो 7 अप्रैल 1860 का टाइम पीरियड आता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन, ठीक है। उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बजट किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स की अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। इन्होंने 10 बार पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम जी हैं, उन्होंने 9 बार किया। उसके बाद नंबर है प्रणब मुखर्जी जी का, उन्होंने 8 बार किया। और अभी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनका ये चौथा बजट है। अगला देखें, किस वर्ष से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में बजट में भी अनाउंस किया गया कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल रुपया जो है इशू किया जाएगा, एक डिजिटल करेंसी कह लीजिए, ठीक। चूँकि जो क्रिप्टो करेंसीज आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ग्रो कर रही हैं, तो जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सब बेस्ड होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अभी इंडिया में इसका कोई लीगल टेंडर नहीं है, ना ही ये किसी अथॉरिटी से बैक किए जाते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी का भी एक बयान आया है कि जैसे अभी जो आजकल तमाम ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गए हैं, जैसे स्विच कुबेर, ऐसे पता नहीं तमाम तरीके के हैं। तो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर भी रही हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो इन्हीं सब वजहों की वजह से आरबीआई जो है अब एक अपना डिजिटल रुपया ला रही है, तो उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो आगे ऐसे इलेबोरेट करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेशन हमारा यहाँ पे 22 और 23 का है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट के अंदर, ठीक है। तो फॉर इस पर्पस के लिए यहाँ पे जो है अमाउंट हमारा 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य 280 गीगावाट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल टारगेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी बढ़ाने की बात है सोलर पावर की, ये 280 गीगावाट हो जाएगी अराउंड 2030 में, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, भारत ने वर्ष 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य कितने गीगावाट रखा है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पे, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो गीगावाट में हमारी ये होगी 450 गीगावाट, ठीक है। और ईयर ध्यान रखें बाई 2030। अगला देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसको इंग्लिश में आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं, इसके तहत सौर मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस्टिमेट है 19,500 करोड़ रुपए। इसके अंदर में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10 लाख
10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये एस्टिमेटेड है 10.68 लाख करोड़ रुपीस और ये जीडीपी का है अराउंड 4.1%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों की बात है और इसमें टोटल जो अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है ये है 48,000 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा इस योजना में जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, इसके अंतर्गत इस 48,000 करोड़ के हेल्प से टोटल जो है 80 लाख एक लो कॉस्ट हाउसेस बनाने की यहाँ पे योजना है। ठीक, केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, तो नए बेनिफिशियरी इस योजना में जो है और शामिल करने की बात है यहाँ पे, और इस पे जो आवंटन है 60,000 करोड़ रुपए का है। अभी जो बजट है फिलहाल आप जितने भी आंकड़े हैं आप एक बार बजट जरूर पढ़ें, और अभी हमारा वीडियो पापा वीडियोस का एक आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसकी मदद से एक क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग आपको मिल सकती है। ठीक, तो योजना का नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। अगला देखें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसको बढ़ाया गया है मार्च 2023 तक के। ठीक है, तो लगभग 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे मिला है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में देश की कितनी बड़ी नदियों को जोड़ने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इन नदियों की संख्या है 5। ठीक, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक दो पेड़ बता देते हैं आपको, जैसे गोदावरी कृष्णा, ठीक, फिर कृष्णा पेन्नार, फिर इधर पेन्नार कावेरी, है ना, तो ऐसे 5 पेड़ आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म यूज हुआ है ना कि बजट। ठीक, और ये अनुच्छेद है हमारा 112। आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, तो अभी जो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है तो उन्होंने जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये है 8 से 8.5% के बीच में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हमारा 15 अगस्त 1947 के बाद बजट पेश हुआ ये 26 नवंबर 47 को पेश किया गया। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के ये आर.के. षणमुगम चेट्टी नाम था इनका। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 197 करोड़ के आसपास रुपए का बजट था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है अभी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो होंगे इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 75 ही होंगी। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हुए हैं इस वीडियो में भी, आप इसको रिवाइज करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।